अब बहुत ध्यान से सुना भी सभी लोग। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, फर्स्ट पॉइंट आपका एल्केन्स की रिएक्शन में ये आता है। इसको एक छोटा सा रिवीजन देते हैं फटाफट से। सब्स्टिट्यूशन में एक एटम जो है हाइड्रोजन एल्केन्स का, वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है कौन से ग्रुप से? बाय द X2 नाइट्रो ग्रुप, और मतलब X कोई भी हो सकता है आपका, नाइट्रो ग्रुप मतलब NO2, और सल्फोनिक एसिड मतलब SO3H, यहाँ से वो रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, आपकी प्रोसेस है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एक आपका एक्स एटम लग जाएगा। ठीक है, अब एक्स एटम को लगने के लिए यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है, उसको बहुत ध्यान से देखना आप लोग। रिवीजन होगा एक छोटा सा, और ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट था, इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में चेन इनिशिएशन स्टेप होता है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में जो आपका एक्स टू एटम है आपका, वो ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, और दो उसके क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल। जैसे क्लोरीन था, ये ब्रेक हो गया, इससे क्या बन गया आपके फ्री रेडिकल्स। एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो अटैक करेगा मीथेन के ऊपर, यानी कि किसी एल्केन के ऊपर, इससे क्या बन जाएगा आपका एल्काइल फ्री रेडिकल। एल्काइल फ्री रेडिकल किस पे अटैक करेगा, क्लोरीन के ऊपर, बना देगा क्लोरीन का फ्री रेडिकल। इसका रीजन मैं आपको कल की क्लास में बता रखा है, वहां से देख लेना, रिवाइज कर लेना। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, तो इस तरह करके चेन जो प्रोपेगेट होती रहेगी। ठीक है, ये हो जाता है आपका चेन प्रोपेगेशन स्टेप। ठीक है भाई, एक सेकंड। तो ये आपके क्या होगा, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है आपकी, जब भी कोई फ्री रेडिकल आपस में टकरा जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई फ्री रेडिकल किसी और फ्री रेडिकल से नहीं टकरा रहे। अरे चुपचाप देख लो यहाँ पे, जब कोई फ्री रेडिकल्स टकरा जाएंगे आपस में, तब क्या होगा, चेन वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। क्लियर है? चलो, अब ये वाला आपका, ये जो पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट बातें आपको कल मैंने बता दी थी ऑलरेडी, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि जो रेट है यहाँ पे एल्केन्स का, ठीक है, वो क्या रहेगा, फ्लोरीन मतलब एल्केन का और फ्लोरीन का दोनों का रेट दे रखा, मतलब इनका X2 का सभी का, तो रेट क्या हो जाएगा इनका, फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव देन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अच्छा, F2 अगर डालेंगे तो क्या दिक्कत है, टू वॉलेंट, कंट्रोल नहीं हो पाता। और अगर I2 डालेंगे इसके अंदर, तो वो क्या होता है, आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, तो HI बन जाता है, उसकी वजह से रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल। उसको HI को खत्म करने के लिए हम लोग क्या डालेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो HI को ऑक्सीडाइज किसमें कर देगा, I2 के अंदर। क्लियर? और साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है आपका एल्केन्स का, उसका ऑर्डर में दिया हुआ है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और साथ में अब नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या आता है, कंबस्शन रिएक्शन। तो कंबस्शन रिएक्शन की आपको ट्रिक मैं बता चुका हूँ। कंबस्शन के अंदर बेसिकली क्या है, कोई भी आपका, अगर आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली बर्न कर देंगे, मतलब CO2, और यहाँ पे कंप्लीटली आपको क्या बना देना है, H2O। ठीक है, इसको बैलेंसिंग करने का आपको तरीका मैंने बताया था ऑलरेडी कल, कि मान लो लेट सपोज कर लो, हम लोग कहते हैं C4 और H, 4 दूनी 8 और 2 10, C4H10 है, और इसमें क्या डाल देंगे, O2। भाई जितने कार्बन उतने CO2, और जितने हाइड्रोजन उसके हाफ H2O। तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 10, तो हाफ क्या हो जाएंगे 5H2O। अच्छा, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 8 है, तो टोटल कितने हो गए, ये 4 दूनी 8 कितने हो गए, 4 दूनी 8। ठीक है, कितने हो गए यहाँ पे आपके, ठीक है भाई, 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये कितने हो जाएंगे 8 और 5 आपके 13। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, सिर्फ 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम बैलेंस करने के लिए 13/2। तो सारे के सारे आइटम्स आपके बैलेंस हो चुके हैं। और इस रिएक्शन के अंदर जो है हीट हमेशा रिलीज होती है, दिस इज द काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन के बारे में और कुछ यहाँ पे बात आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिवाय देखो लास्ट में देख लो कि अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी ना, तो वो क्यों होगी, पहली बात तो क्योंकि ऑक्सीजन, सॉरी, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन में ऑक्सीजन आपको, मतलब जो भी आपका कंपाउंड है उसको ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन ब्लैक की फॉर्मेशन होगी। जैसे आपने देखा होगा दिया जो होता है, दिया कभी किसी दीवार के पास अगर कोई दिया जलाया हुआ है, तो एक ब्लैक ब्लैक दीवार के ऊपर बन लग जाता है कुछ, तो वो चीज क्या होती है, वो कार्बन होता है, कार्बन चिपक जाएगा दीवार पे। क्यों चिपका भाई वो दिव्यांशु, इनकम्प्लीट कंबशन होगी, एग्जैक्टली। ठीक है, सर हाँ जी बोलो। सर ये जो कार्बन ब्लैक है, ये एक अलग कंपाउंड होता है या कार्बन ही होता है? कार्बन है, बिल्कुल कंप्लीटली कार्बन है आपको। ठीक है, प्योर कार्बन भी नहीं कहेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट प्योर कार्बन होता है कार्बन ब्लैक आपका। ठीक है, जो कार्बन बर्न नहीं हो पाया वो चिपक जाए। अच्छा, गाड़ियां होती है, तो ट्रक वगैरह आपने नोटिस करोगे, जो बसेस ट्रक्स वगैरह होता है, उनसे काला धुआं निकल रहा होता है, तो वहां पे क्या होता है, डीजल वगैरह जो होता है उसके कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा होता, तो इसलिए काला धुआं निकलता है। तो BS6 इंजन जो लगाए गए हैं पेट्रोल वगैरह में, और जो BS4 इंजन से भी, उनके अंदर क्या लगाते हैं, कैटेलिटिक कन्वर्टर।
सिलेंसर वगैरह के अंदर इंजन से पहले, ताकि जो भी वो अनबर्न्ड कार्बन है वो क्या हो जाए, CO2 में कन्वर्ट हो जाए। तो जनरेटर में फिर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते ना, और कंबशन से होते नहीं है, तो जनरेटर इतने अच्छी तरह एफिशिएंटली काम भी नहीं करते हैं। ठीक है भाई। और जो कार्बन ब्लैक है उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक, प्रिंटिंग एंड ब्लैक पिगमेंट्स एज फिल्टर्स। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में भी कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह आपने सुना होगा, तो वैसे कुछ रिलेटेड है। खैर, एक रिएक्शन यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट कम्बशन की दिखा रखी है, CH4 मतलब मीथेन है प्लस O2 डाला, और अगर इनकम्प्लीट कम्बशन हुई, ऑक्सीजन को बहुत ही कम अमाउंट में दिया गया, तो फिर वहां पे काला काला पाउडर सा बचेगा, कार्बन ब्लैक सॉलिड फॉर्म में। क्लियर? ये देखो हम लोग मतलब बर्निंग करेंगे और ना मशीन्स लगे रहते हैं, ऑक्सीजन बहुत ही कम जाती है, वहां पे हम लोग बर्निंग करते हैं कार्बन वगैरह के, कोयले से भी बना सकते हैं। तो जो प्योर कार्बन निकलता है उसको मतलब सोलवेंट के अंदर मिक्स करके इंक बना देंगे। सोलवेंट होता है लिक्विड। एटमॉस्फेयर से भी ऑब्टेन करते हैं वो। नहीं, एटमॉस्फेयर तो नहीं, से तो नहीं होते, बनाएंगे फैक्ट्रीज में ही बनाएंगे। ठीक है। अब देखो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का जो टॉपिक है, क्लियरली आपको इसे याद करना है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस ध्यान रखना। देखो जो हमारे क्लासेस ऑफ कंपाउंड होते हैं उसके बारे में एक हल्की सी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक्चुअल में देखो जो इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो सीक्वेंस है ना, ये मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो सीक्वेंस जो बहुत ही ध्यान से देखना। एक सेकंड लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा दो बस। तो जो आपका पॉइंट नंबर 3 है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या चीजें आपकी, देखो एक सीरीज आपको बता रहा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो स्टार्टिंग में उनसे बनता है अल्कोहल। ठीक है, ये क्लास ऑफ कंपाउंड ये। फर्दर अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे या फिर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, तो उससे बनते हैं एल्डिहाइड या कीटोन्स। दिस थिंग एल्डिहाइड दिया हुआ है। फिर अगर हम फर्दर हाइड्रोकार्बन की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे, अल्कोहल की करेंगे या फिर हम एल्डिहाइड कीटोन की करेंगे, तो इनसे क्या बनेंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको दे रखा है। तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, किस हद तक आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, कर तो हम सबके क्या रहे हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन, लेकिन किस हद तक आप कर रहे हो, कैसी कंडीशंस में आप कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल भी बन सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन भी बन सकता है, कीटोन जनरली नहीं बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने पे क्या होगा सुहान, कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग करने पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और कम स्ट्रॉन्ग करने पे क्या बनेगा, अल्कोहल। तो काफी माइल्ड ऑक्सीडेशन के केस में अल्कोहल बनेगा। आप देख सकते हो कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एमओ का मतलब क्या होता है, मोलिब्डेनम, एक मेटल होता है, इसका ऑक्साइड है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, मैग्नीज, एक मेटल होता है मैंगनीज। ठीक है, मैग्नीज होता है इसका, यहाँ पे जो दिया हो ना आपको ब्रैकेट में CH3, जो ब्रैकेट में आपको दिया है भाई CH3CO नेगेटिव, ये 2 बार दे रखे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। तो मैग्नीज एसीटेट के केस में इससे क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल सॉरी अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये मेथड आपको 12th क्लास के अंदर आएगा, पेज नंबर 335 के आसपास, 332 के आसपास आई थिंक। ठीक है, इनके बीच में मिलेगा लगभग। और एल्डिहाइड लाइंस मुझे याद नहीं है भाई, एल्डिहाइड कीटोन जो है उससे क्या बनेगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी आपको 12th में मिलेगा। तो ये सीरीज 12th पढ़ाते हुए मैं आपको हर चैप्टर में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग इस सीरीज को समझ गए होंगे, और याद करो 12th के अंदर जो आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं वो भी इसी ऑर्डर में दिए हैं। ये हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर कहाँ पे आ गया, 11th क्लास में। फिर 12th क्लास में चैप्टर अल्कोहल वाला होता है, उसके अगला चैप्टर आपका एल्डिहाइड कीटोन का, और फिर अगला सेक्शन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो 12th क्लास में चैप्टर का सीक्वेंस भी लगभग इससे मिलता जुलता ही आपका है। तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अरे बात समझ में सबको, चलो तो ये आपको डायरेक्टली याद कर लेना। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनरीली एल्केन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन की होती नहीं है जनरली, बट एल्केन जिनके पास टर्शरी हाइड्रोजन एटम है उनको हम ऑक्सीडाइज करेंगे टू एल्कोहल्स बाय पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। ठीक है भाई, ठीक है। तो देखो तो लास्ट वाला जो पॉइंट है आपका ये वाला, यहाँ पे KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका इस्तेमाल किया हुआ है, शोर मत करो। ठीक है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो जो KMnO4 है उसका आगे जाके भी आपका यूज आएगा। जितने भी KMnO4 के रिएक्शन है हम लोग सारे
एक साथ कंपैरेटिव वे में पढ़ लेंगे उसको। इसको भी याद करना होता है बहुत ही अच्छे तरीके से। और एक बेयर्स रिएजेंट करके आता है आपका आगे जाके, तो फिर वो चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वहीं पे डिस्कस करेंगे। आइसोमेराइजेशन प्रोसेस आपको बता चुका हूं मैं। क्या होता है कि एक हाइड्रोकार्बन जो है, एक चेन है, वो दूसरी किसी चेन में कन्वर्ट हो जाएगी। इतना आपको इसके अंदर याद रखना है बस, ठीक है। चलो, उसके बाद अगला क्या आता है आपका, नेक्स्ट क्या देखा फिर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक आपकी बेंजीन की रिंग बनेगी। तो देखो सुनो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना कि एक हेक्सेन से, यानी कि एन हेक्सेन से, यहाँ पे एक सेकंड रुको। नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ पे क्या है आपका कि एक एन हेक्सेन का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन। 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन से बेंजीन रिंग कैसे बनाते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है भाई। तो इसके अंदर कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और रिएक्शन कंडीशंस क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को नीचे कि जो टोलिन होता है, यहाँ पे आपका टोलिन का मतलब क्या होता है, C7H8, ये एक मिथाइल डेरिवेटिव है। तो इसके लिए कौन सा एल्केन इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन देख लो जरा, टोलिन जो है उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, C7 मिथाइल डेरिवेटिव, कहाँ पे कौन सा, हाँ देखो टोलिन क्या होता है, मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अरे चुपचाप देख लो भाई, यहाँ पे शोर नहीं कर रहा आप कोई भी, देखो चुपचाप। मिथाइल डेरिवेटिव क्या होगा, बेंजीन की रिंग है, ठीक है। इस बेंजीन रिंग के ऊपर कितने 6 कार्बन होते हैं, सॉरी 6 कार्बन होंगे, और आपके 6 क्या रहेंगे इसमें, H एटम्स। तो एक H को, हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, CH। दिस थिंग इज कॉल्ड एज टोलिन, ठीक है। इस टोलिन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 कार्बन की चेन, यानी कि C7H क्या लेना पड़ेगा, 14 + 2 16, C7H16 लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे कंपाउंड बनेगा बाय दिस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन। और इसका एक और नाम होता है रीफॉर्मिंग। आ रही बात समझ में। आगे आता है रिएक्शन विद स्टीम, डायरेक्टली आपको याद करना है, हाइड्रोजन चैप्टर की रिएक्शन है। और पायरोलिसिस आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही रखा है, बड़े कार्बन चेन को छोटे कार्बन चेन में कन्वर्ट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्रैकिंग। आ रही बात समझ में। इसके बाद एक टॉपिक आपका आता है कन्फर्मेशंस वाला, ठीक है भाई। इसको जो है अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे विद नोट्स, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक बार सुन के जाना आप लोग, ठीक है। क्या चीजें इसमें रहती हैं, देखो कॉन्फर्मेशंस का मतलब क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनना। हालांकि इसको चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।